नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द प्रतिभा कोचिंग सेंटर में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट की। बेसिकली ये जो पार्ट होने वाला है, हमारी इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की वीडियो बना चुका हूँ। हमने देखा था कि जो अंग्रेज थे वो जिस एरिया पर राज करते थे उस एरिया को ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था। तो ब्रिटिश भारत को 14 अगस्त 1947 में क्या कर दिया गया था, दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। अब जो 14 अगस्त को जो भारत के अंदर सन 1947 में विभाजन हुआ, उस विभाजन के क्या क्या परिणाम हमको देखने को मिले, इन चीजों के बारे में सीबीएसई अक्सर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ लेती है कि भारत में 14 अगस्त को जो विभाजन हुआ था उस विभाजन के क्या परिणाम निकलकर सामने आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उन परिणामों के बारे में चर्चा करनी है। तो जब भारत का सन 1947 में 14 अगस्त को जो विभाजन तय किया गया, उस विभाजन से कई सारे परिणाम हमको देखने को मिले, जिसमें से सबसे पहली चीज थी सांप्रदायिकता। यानी कि विभाजन के दौरान जिस चीज ने बड़े पैमाने पर जन्म लिया उसका नाम था सांप्रदायिकता। इसके अंतर्गत दोनों समूह, एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम, दोनों अपने अपने गुटों में क्या होने लग गए, गोलबंद होने लग गए। और इतने बड़े पैमाने पर दोनों ग्रुपों में यानी कि दोनों समुदायों में इतनी भयंकर लड़ाइयां और दंगे जैसे माहौल पैदा हो गए, जिससे सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत ऐसा बोला जाता है कि आंकड़ों के अकॉर्डिंग की हजारों की संख्या में लोगों को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। ठीक है, सेकंड थी शरणार्थियों की समस्या। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी विभाजन के बाद की, अब जो लोग अपनी जगह से विस्थापित होकर दूसरी जगह पर शरणार्थियों के रूप में जाएंगे, उनको वहां पर रहने के लिए उनकी जो व्यवस्थाएं की जाएंगी वो किस तरीके की व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्या वहां पर उनके लिए रहने की जो व्यवस्थाएं थी वो पहले से तय थी, इन सारी चीजों का कोई भी पैमाना तैयार नहीं किया गया था। तो विभाजन के बाद शरणार्थियों की जो समस्या थी वो एक बड़े पैमाने पर एक संकट के रूप में देखने को मिली। धार्मिक वैमनस्यता, यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो दो ग्रुप थे, लोगों में इतना ज्यादा ये बात घर कर गई थी कि अगर कोई हिंदू लोग है तो वहां पर मुस्लिम लोग नहीं जाते थे उनके इलाके में, और मुस्लिम इलाके में हिंदू जाने से डरते थे। यानी कि डर का और आतंक का एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि दोनों धर्मों के बीच में इतनी कट्टरता और एक दुश्मनी जैसी चीजों पनपने लगी। ठीक है, अल्पसंख्यकों की समस्या। अब जिस देश में जो अल्पसंख्यक रह गए थे उनके अधिकारों की रक्षा और उनकी दूसरे जो बहुलवादी धर्म उस एरिया में रह गए थे उनसे उनकी जान माल की सुरक्षा कौन करेगा। तो अल्पसंख्यकों की समस्या भी सबसे बड़ी समस्या थी उस सरकार के सामने, चाहे वो भारत की सरकार हो उस समय या फिर पाकिस्तान की सरकार हो। ठीक है, महिलाओं की दयनीय स्थिति हुई। जो विभाजन के प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा फेस की वो किसने की, महिलाओं ने की। महिलाओं के साथ ऐसी जायतियां की गई, उनको पकड़ पकड़ कर अगवा कर लिया गया, उनके साथ जिसे बोलते हैं रेप जैसी चीजें की गई, इनको पकड़कर इनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। तो ऐसी सारी चीजें की गई। कई जगह पर तो हमको पंजाब वाले इलाके में ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं कि लोगों ने अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए खुद ही अपनी माँ बेटियों का गला काट दिया। तो महिलाओं के साथ जो जायती हुई विभाजन के समय में, वो जायती आज से पहले हमने कहीं पर नहीं देखी थी। ठीक है, वित्तीय संपदा का बंटवारा। विभाजन के समय ऐसा बोला जाता है कि कुर्सी से लेकर मेज तक का बंटवारा हुआ। भूमि के साथ साथ हर एक चीज का, किताब से लेकर कॉपी का, पेन से लेकर पेंसिल तक का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। तो विभाजन के समय ये सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिली और ये विभाजन के कुछ परिणाम थे। विभाजन के परिणाम में सांप्रदायिकता ने जन्म लिया था, शरणार्थियों की समस्या उभरकर सामने आई थी, धार्मिक वैमनस्यता पैदा हुई, अल्पसंख्यकों की समस्या और महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और इसके साथ साथ विभाजन में वित्तीय संपदा का क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था। अब भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी थी और भारत का धर्म के आधार पर विभाजन भी हो चुका था। यानी कि अब भारत को काटकर भारत से दो हिस्से अलग हो चुके थे, जिसमें से एक था हमारा पश्चिमी पाकिस्तान और एक था हमारा पूर्वी पाकिस्तान। इसके अलावा हमारे भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ राजाओं ने क्या किया था, शासन किया था। और ऐसे क्षेत्रों को भारत के अंदर रजवाड़े या फिर देसी रियासतों के नाम से जाना जाता था। अब जो रजवाड़े थे, अब जब भारत आजाद हुआ अंग्रेजों के चंगुल से, तो रजवाड़ों के जो शासक थे उन्होंने बोला कि आपने हमारे ऊपर क्या किया है,
अप्रत्यक्ष तरीके से शासन किया, यानी कि हम कभी भी उस एरिया में नहीं आए, उस हिस्से में नहीं आए जिसको आप ब्रिटिश भारत के नाम से जानते थे। तो क्या भारत के यानी कि ब्रिटिश भारत के साथ साथ जो आजादी मिलेगी, क्या वो हमें भी आजादी मिलेगी? तो अंग्रेजों ने क्या किया, देशी रियासतों को भी आजाद कर दिया। अब देशी रियासतें जब आजाद हो रही थी तो देशी रियासतों ने ये विकल्प रखा, ये पूछा अंग्रेजों से कि हमको क्या करना चाहिए आजादी के बाद, क्योंकि हमारा जो बाहर के जितने भी जो नियम कानून थे, संचार व्यवस्था देखना, ये सारी चीजें जो बाहर के जितनी भी चीजें का जो देख रेख होता था वो अंग्रेजों के नियंत्रण में होता था। तो अब ये सारी चीजें कैसे होंगी? तो अंग्रेजों ने उनके सामने 3 विकल्प रखे। पहला विकल्प उन्होंने रखा कि देखो, तुम जिस संघ के पास यानी कि तुम जिस देश के ज्यादा करीब हो तुम उसमें शामिल हो जाओ, यानी कि जो भारत के क्षेत्र में आने वाली देशी रियासतें हैं वो भारत में शामिल हो जाएं, और जो पाकिस्तान वाले एरिया में आने वाले हैं वो पाकिस्तानी संघ में शामिल हो जाएं। या फिर अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम एक काम करो, तुम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखो, जैसे तुम हमसे आने से पहले थे तुम वैसे अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में क्या कर सकते हो, मान्यता दे सकते हो। हम तुम्हारे सामने ये 3 विकल्प रखते हैं। जब ये 3 विकल्प रखे तो बहुत से जो देशी रियासतों के शासक थे तो कुछ तो भारतीय संघ में शामिल हो गए और उसमें से कुछ पाकिस्तानी संघ में शामिल हो गए, लेकिन 3 देशी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया। 4 देशी रियासतें ऐसी थी जिसमें से एक का नाम था हैदराबाद, दूसरा जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और मणिपुर। ये 4 देशी रियासतें ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी, यानी कि ना तो ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी और ना ही ये भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी। लेकिन भारत चाहता था कि जो देशी रियासतें उसके क्षेत्र में आती हैं या उसके क्षेत्र के आसपास आती हैं वो भारतीय संघ का हिस्सा बने और एक संपूर्ण भारत राष्ट्र का निर्माण किया जाए। जब ये देशी रियासतों के विलय का जो ये किस्सा था या देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए जो ये भूमिका निभा रहा था, जो अदा कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भारत को यूनाइट करने का काम कर रहे थे और इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सहायता कर रहे थे उनमें वीपी मेनन और माउंटबेटन का भी योगदान था। ठीक है, तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, सभी देशी रियासतों को तो लगभग वो भारतीय संघ में शामिल कर एक भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, लेकिन कुछ देशी रियासतें ऐसी थी जिनके विलय के बिना भारत जैसा भारत आज हम देखते हैं वैसा भारत हमको शायद ही कभी देखने को मिलता, क्योंकि वो भारत के एक अहम हिस्से को मिलाकर बनाई गई थी। जिसमें से मैं बात करूं तो जूनागढ़ की जो देशी रियासत थी वो इस वाले हिस्से में थी। इसका जो सेंट्रल वाला हिस्सा था हमारे भारत का, यहाँ पर हैदराबाद की रियासत हुआ करती थी। ये जम्मू कश्मीर की देशी रियासत थी और ये मणिपुर की देशी रियासत थी। तो जो मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की देशी रियासतें थी, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या किया था, घोषणा की थी। ठीक है, तो इनको अब भारतीय संघ में शामिल करना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण क्या था, कार्य था, और इस चुनौतीपूर्ण कार्य को कौन पूरा कर रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर मैं बात करूं तो टोटल जो देशी रियासतें थी हमारे देश के अंदर, कुल देशी रियासतें थी वो तो कुल देशी रियासतें हमारे देश में 565 देशी रियासतें थी, यानी कि हमारा जो पूरा भारत था पहले 565 टुकड़ों में बटा हुआ था ब्रिटिश भारत के अलावा भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके एक एक देशी रियासत के बारे में कि इनको भारतीय संघ में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। अगर हम हैदराबाद की रियासत की बात करें तो हैदराबाद की रियासत भारत के दक्षिण वाले हिस्से में पड़ती थी और ये भारत से चारों तरफ से यानी कि भारतीय भूभाग से चारों तरफ से घिरी हुई थी। और जो हैदराबाद के जो शासक थे जिनको निजाम कहा जाता था, उनकी ये इच्छा थी कि भाई हम भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे और ना ही हम पाकिस्तान वाले संघ में शामिल होंगे, यानी कि हम अपने आप को क्या रखेंगे, स्वतंत्र रखेंगे। लेकिन भारत चाहता था कि भाई जो हैदराबाद की रियासत है वो चारों तरफ से किससे घिरी हुई है, भारतीय भूभाग से घिरी हुई है, तो इसीलिए हैदराबाद को किसमें शामिल हो जाना चाहिए, भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए। लेकिन जो निजाम थे उनका स्वतंत्र रहने का इरादा था। तो अब देखो कहानी कैसे पलटती है एकदम से। हैदराबाद के शासक का नाम निजाम। ठीक है, हैदराबाद भारत के भूभाग से चारों तरफ से घिरी हुई है। अब ये याद रखना कि निजाम का पूरा नाम क्या था, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो तुम बताना कि भाई देखो जो हैदराबाद के जो शासक थे उनको निजाम कहते थे, लेकिन उनका जो पूरा नाम था मोहम्मद उस्मान अली बहादुर निजाम, उनका ये पूरा नाम हुआ करता था। ठीक है,
निजाम उस समय के, अगर निजाम के बारे में बात करूं तो निजाम उस समय के सबसे उन अमीर चंदों में, जैसे आज के समय में अंबानी है ना, वैसे ही उस समय में सबसे अमीर आदमियों में से या सबसे अमीर रईसों में इनका नाम आता था। इनके पास इतना धन दौलत था उस समय में। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हमें पता था कि भाई जो हैदराबाद की देसी रियासत है चारों तरफ से किससे घिरी हुई है, भारत से घिरी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ के जो किसान वर्ग के लोग थे ना, वो निजाम के शासन से या निजाम की नीतियों से बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि निजाम के द्वारा कुछ ऐसी चीजें की गई थी जिससे उनका शोषण हुआ। तो उन लोगों ने क्या किया, निजाम के खिलाफ आवाज उठाना यानी कि विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इस विद्रोह में सबसे ज्यादा जो शामिल होने वाले लोगों में थे वो महिलाएं थी। ठीक है, क्योंकि महिलाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा ज्यादती होती थी वहां पर। ठीक है, तो अब हुआ क्या यहाँ पे कि जो हैदराबाद की कांग्रेस थी और हैदराबाद की यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो पार्टियां भी इस संगठन में क्या हो गई, शामिल हो गई, और इन्होंने इस विद्रोह को एक आंदोलन का रूप दे दिया। जब इन्होंने इसको आंदोलन का रूप दिया तो ये आंदोलन जो था वो बड़े पैमाने पर, मतलब अब इसका जो विस्तार था वो बहुत बड़े पैमाने पर हो गया। और इसकी बातें किसको पता चल गई, भारत को, कि भाई निजाम के शासन के खिलाफ जो हैदराबाद की जो जनसंख्या है, हैदराबाद की जो वहाँ की कम्युनिटी है, वो क्या कर रही है, सबसे ज्यादा आंदोलन पर उतारू हो गई है। तो इस चीज का फायदा उठाकर भारत अब इंतजार कर रहा था कि निजाम कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करे जिससे हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, तो निजाम क्या करता है, इस आंदोलन से उसका इतना दिमाग खराब हो जाता है, वो क्या करता है, अपनी एक सेना बुलाता है, अपनी एक सेना गठित करता है और उसको बुलाता है। उस सेना का नाम रखता है रजाकार। तो रजाकार कौन थे, हाँ, निजाम के कुछ सैनिक थे, और ऐसे सैनिक थे जो धर्म के आधार पर उनका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। इनको अर्ध सैनिक बल भी बोलते थे, यानी कि ये धर्म के आधार पर बनाई गई एक सेना थी। इन्होंने क्या किया, ये आए उस आंदोलन में, जितने भी जो हिंदू और जितने भी हिंदू महिलाएं थी उनके साथ इन्होंने जायती की, आंदोलन को भंग कर दिया, उनको पकड़ पकड़ कर ले गए और उनके साथ बलात्कार किए, उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें की, लोगों को मार दिया, काट दिया दिन दहाड़े। तो इन्होंने अत्याचार जैसे वहां पर क्या बना दी, आंदोलन जो शांतिपूर्वक तरीके से चलाया जा रहा था उसको इन्होंने इस तरीके से भंग किया और उसमें मारकाट मचा दी, महिलाओं को अगवा कर लिया गया, तो आतंक जैसी स्थिति पैदा कर दी। अब रजाकार ये सारी चीजें कर रही थी। अब ये चीजें जब भारत को पता चली, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चली, तो उन्होंने क्या किया, हैदराबाद के निजाम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। और जो जवाबी कार्रवाई की उन्होंने क्या किया, भारतीय सेना को इकट्ठा किया, बुलाया, उनको ऑर्डर दिया और उनको निजाम के ऊपर अटैक करने के लिए, यानी कि हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया भारत ने, भारत की आर्मी ने, और इनको युद्ध के लिए ललकारा। और इस युद्ध में क्या होता है, निजाम की जो सेना थी, जो रजाकार थे, वो हार जाते हैं, और हारने के बाद निजाम क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। अब भारत ने जो इन रजाकारों के खिलाफ, इंडियन आर्मी ने जो रजाकार के खिलाफ ये अभियान चलाया था, इस अभियान को बोलते थे ऑपरेशन पोलो। क्या बोलते थे, तो भारत ने हैदराबाद की देसी रियासत के खिलाफ जो अपना सैन्य कार्रवाई की, उसका कूट नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो। अब ऑपरेशन पोलो सफल हो जाता है। ठीक है, निजाम घुटने टेक देता है, निजाम को पकड़कर क्या कर दिया जाता है, अब बंदी बना लिया जाता है, यानी कि उसको पकड़ लिया जाता है। और निजाम के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं और उनसे बोलते हैं, हाँ भाई आप बताओ तुम क्या चाहते हो, क्योंकि अब तो देखो कुछ चाहने को था ही नहीं। उसकी सेना को बंदी बना लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पूरी की पूरी हैदराबाद की रियासत को चारों तरफ से इंडियन आर्मी ने घेर लिया। अब निजाम के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर कर दिया तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके सामने एक मांग रखी कि देखो, हम तुमसे तुम्हें हम छोड़ देंगे, हमें तुमसे कोई भी मतलब आपत्ति नहीं है, कोई भी हमसे दुश्मनी नहीं है, तुम बस एक काम करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको क्या दिया, विलय का सहमति पत्र दिया। क्या दिया, हाँ, विलय का सहमति पत्र एक ऐसा पत्र था जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थी कि अगर इस विलय के सहमति पत्र पर कोई भी रियासत का शासक साइन कर देगा तो उस रियासत का विलय किसमें मान लिया जाएगा, भारतीय संघ में मान लिया जाएगा। तो वो विलय का सहमति पत्र निकाल कर किसको देते हैं, निजाम को देते हैं, और निजाम उस पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। जैसे ही वो हस्ताक्षर करते हैं, हैदराबाद का विलय किसमें हो जाता है, तो हैदराबाद अब किसमें विलीन हो गई थी, भारत में। तो कहीं दिख रही है यहाँ पे हैदराबाद, नहीं दिख रही ना, अभी दिख रही थी ना। तो अब जैसे ही हैदराबाद का विलय भारत में हो जाता है, उस दिन का जो दिन था वो सितंबर 1948। तो सितंबर 1948 में भारतीय संघ में कौन सी देसी रियासत शामिल हुई थी, हैदराबाद की। अब हम बात करते हैं जूनागढ़ की रियासत के बारे में।
अगर मैं जूनागढ़ की रियासत के बारे में बात करूं कि जूनागढ़ की रियासत का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ, तो जूनागढ़ के शासक के बारे में पहले पता करते हैं कि जूनागढ़ के जो शासक थे उनका नाम था महावत खान। क्या नाम था उनका? महावत खान। तो जूनागढ़ के शासक का नाम था महावत खान। और महावत खान जो थे वो कुत्तों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उनको मतलब जिसे कहते हैं ना लॉक डवर, तो जो जूनागढ़ के जो महाराज थे यानी कि जो नवाब थे महावत खान, वो एक तरह से लॉक डवर थे। और इसके अलावा उनको हाथियों का भी बहुत शौक था। तो जो व्यक्ति हाथी चलाता है उसको हम महावत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? महावत बोलते हैं, हाथी चलाने वाले व्यक्ति को। ठीक है, तो इसीलिए आप इससे याद रख सकते हैं कि हाथी चलाने वाले व्यक्ति को महावत बोला जाता है। दैट्स इट, कि जूनागढ़ के जो शासक थे उनका नाम क्या था? महावत खान उनका नाम था। ठीक है, इनको कुत्तों से बहुत ज्यादा प्रेम था। अब होता क्या है कि जो महावत खान का जो किस्सा है वो ये था कि इनकी जो देसी रियासत थी यानी कि इनकी जो रियासत थी वो गुजरात के इस वाले हिस्से में पड़ती थी। ठीक है, और महावत खान का ये कहना था कि भाई मैं भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता, मेरे को कहाँ शामिल होना है, यानी कि वो पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तानी संघ में शामिल होना चाहते थे। ठीक है, अब ये बात जो जूनागढ़ की जनसंख्या थी उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक है, जो शासक थे वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन जूनागढ़ की जो ज्यादातर जो जनसंख्या थी वो हिंदू बहुलवादी थी। और हिंदू बहुलवादियों का ये कहना था कि हम पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते, हमें भारतीय संघ में शामिल होना है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने निर्णय लेने का अधिकार किसको दिया था? अभी बताया मैंने तुमको, राजा को यानी कि शासक को दिया था, जनता को नहीं दिया था। जब ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चली कि महावत खान पाकिस्तानी संघ में शामिल होने की बात कर रहे हैं परंतु जनसंख्या उनका विरोध कर रही है, यानी कि हिंदू बहुलवादी लोग उनका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, तो उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां से फ्लाइट पकड़ते हैं और सीधा कहां पर आते हैं? जूनागढ़ की रियासत के पास आते हैं। वहां पर एक बहुत तगड़ा भाषण देते हैं, हिंदुओं को, जितने भी हिंदू बहुलवादी जो जनसंख्या थी उनको लामबंद करते हैं और हिंदुओं को ये समझाने की कोशिश करते हैं, ये समझा भी देते हैं कि भाई देखो, हम शुरू से ही भारतीय संघ का क्या रहे हैं? हिस्सा रहे हैं, तो हम पाकिस्तान में जाने की बिल्कुल भी गलती मत करना। हमें शामिल किसमें होना है? भारत में शामिल होना है, एक हमको स्वतंत्र भारत का क्या करना है? निर्माण करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने उनके अपने भाषण के दौरान लोगों को समझाते हुए बोली। तो अब क्या होता है, रात ही रात में वहां के जो गुप्तचर थे, महावत खान के जो गुप्तचर थे, उनको किसी ने ये अफवाह फैला दी, या कहें कि किसी ने कोई प्लानिंग की, ये अफवाह फैला दी कि भाई जो हिंदू बहुलवादी लोग हैं वो राजा का क्या कर देंगे? सुबह तक तख्ता पलट कर देंगे और महावत खान को क्या कर देंगे? गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रहे, वो पाकिस्तान में जाने की जिद कर रहे हैं। अब महावत खान को ये सारी चीजें इतनी ज्यादा मतलब अंदर तक झकझोर देती हैं कि भाई उनको लगता है कि भाई मेरा सुबह तक तख्ता पलट हो जाएगा और हो सकता है कि जनसंख्या गुस्से में आकर, हिंदू बहुलवादी गुस्से में आकर कहीं मेरा मर्डर ही ना कर दे, कहीं वो जान से ही ना मार दे। उसको इतना डर लग जाता है, तो वो क्या करता है, अपने कुत्ते बिल्लियों को समेटता है, यानी कि जिससे वो प्यार करता था, कुत्तों को समेटता है और वो कहाँ भाग जाता है? रात ही रात में पाकिस्तान खिसक लेता है और अपनी वाइफ को वहीं पर सोता छोड़ जाता है। वो अपनी वाइफ को भी नहीं बताता है। तो ये महावत खान की कहानी थी। वो जैसे ही वो वहां चले जाते हैं पाकिस्तान में और फिर वापस कभी भी अपनी जूनागढ़ की रियासत में नहीं आते। और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं? जनमत संग्रह का ऐलान कर देते हैं कि जो जो चाहता है कि हमें भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए वो अपना वोट एक तरफ डाले, और जो चाहता है कि पाकिस्तानी संघ में शामिल होना चाहिए वो अपना वोट एक तरफ डाले। ऐसा ना हो कि बाद में ये कहा जाए कि भारत ने जूनागढ़ की रियासत को जबरदस्ती, हम तो जनता से पूछ रहे हैं, जो जनता की आज्ञा होगी भाई उसी को माना जाएगा। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजनीति खेल दी वहां पर, क्योंकि उनको तो पता ही था कि भाई बहुलवादी कौन है, हिंदू है। वो चाहते ही थे कि भारतीय संघ में शामिल हो। जनमत संग्रह क्या था? जनमत संग्रह तो एक क्या था? एक राजनीति, सोची समझी राजनीति थी। तो जनमत संग्रह होता है और उस जनमत संग्रह में कौन जीत जाता है? जो भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है। तो इस तरीके से जूनागढ़ की रियासत का क्या हो जाता है? भारतीय संघ में विलय हो जाता है। ठीक है, तो ये भारतीय संघ में जूनागढ़ की रियासत के विलय का किस्सा था। अब हम देखते हैं कश्मीर का विलय भारत में किस तरीके से हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की देशी रियासत के बारे में, कि जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी उसका भारतीय संघ में किस तरीके से विलय हुआ। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह, और जो हरि सिंह थे ये एक हिंदू शासक थे। कैसे शासक थे? हिंदू शासक थे हरि सिंह। और
सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जम्मू कश्मीर की जो जनसंख्या थी, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो जनसंख्या थी ये मुस्लिम जनसंख्या थी, लेकिन राजा कैसे थे? राजा हिंदू शासक थे। अगर हम इसके उल्टे में बात करें तो जूनागढ़ के अगर जनसंख्या की बात करें तो जूनागढ़ की जनसंख्या क्या थी? हिंदूवादी, लेकिन शासक कौन था? मुस्लिम था। तो पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनको ये लगता था कि जिस आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यानी कि भारत ने जूनागढ़ की देशी रियासत को अपने भारतीय संघ में शामिल कर लिया है, अगर उसी आधार को अपनाकर अगर मैं जम्मू कश्मीर की देशी रियासत को अपने पाकिस्तान में शामिल कर लूंगा तो कोई अलग बात नहीं है, कोई विरोध भी नहीं करेगा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि भाई पाकिस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर की सबसे ज्यादा जनसंख्या यानी कि मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन राजा कौन है? हरि सिंह यानी कि हिंदू। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले राजा से बात की, लेकिन राजा ने उनके अपनी देशी रियासत को उनके संघ में शामिल करने से मना कर दिया, ठीक है। अब जब उन्होंने मना किया तो मोहम्मद अली जिन्ना को भाई बड़ा गुस्सा आया और वो वहां से चले जाते हैं। वो चाहते थे कि भाई जितनी भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है और जम्मू कश्मीर की जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो भी चाहती थी कि भाई वो पाकिस्तानी संघ में शामिल हो, लेकिन राजा ऐसा नहीं चाहते थे। तो अब क्या होता है, मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, एक कबीलाई घुसपैठियों को तैनात करते हैं और उनके नाम पर क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर में अटैक करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? अटैक, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में अटैक करवाते हैं। वहां पर जम्मू कश्मीर की जो सेना थी वो उनसे डट कर मुकाबला करती है, लेकिन वो इतनी असरदार साबित नहीं होती है, क्योंकि जो कबीलाई घुसपैठिए थे उनको किसका समर्थन प्राप्त था? पाकिस्तानी सेना का समर्थन उनको हासिल था। साथ साथ पाकिस्तानी सेना भी उनके नाम पर क्या कर रही थी? उनसे लड़ाई कर रही थी। तो जब जम्मू कश्मीर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, उनको पता था कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो सारा का सारा जम्मू कश्मीर किसके कब्जे में चला जाएगा? पाकिस्तान के कब्जे में चला जाएगा। तो यहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, अब भागे भागे किसके पास आते हैं? भागे भागे आते हैं भाई भारत के पास, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, और आकर उनसे हेल्प की यानी कि मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे बड़े चालाक आदमी, बहुत ज्यादा राजनीतिक व्यक्ति थे। उनको पता था कि अगर मैंने ऐसे ही इसकी मदद कर दी तो कल को मेरे को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को जवाब देना होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वहां पर कुछ और अपने घरेलू मामलों को देकर, या पाकिस्तान क्या साबित कर देगा वहां पे कि हमला मैंने नहीं किया था, हमला किसने किया? कबीलाई घुसपैठियों ने किया। तो भारत को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का क्या करना पड़ता? सामना करना पड़ता। तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चालाकी क्या खेली, देखो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि भाई मैं किस आधार पर तुम्हारी हेल्प करूं, पहले तो मुझे ये बताओ, मैं क्या किस आधार पर तुम्हारी हेल्प करूं? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो तुम एक काम करो। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल विलय का सहमति पत्र निकालते हैं और उनके सामने प्रस्तुत करते हैं कि आप ये लीजिए, आप इस पर साइन कर दीजिए, मैं आपकी सारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, ताकि कल को अंतर्राष्ट्रीय कानून मुझसे ये पूछे कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ बिना किसी वजह के युद्ध क्यों छेड़ा, तो मैं उनके सामने ये साबित कर सकूं, मैं इन कागजों में ये साबित कर सकूं कि पाकिस्तान ने मेरी मातृभूमि पर क्या किया था? अटैक किया था, इसीलिए मैंने अपनी आत्मरक्षा में उनके खिलाफ क्या छेड़ा? युद्ध छेड़ा। तो हरि सिंह को समझाते हैं वो इस तरीके से, हरि सिंह उनकी बात को मानते हैं और वो विलय के सहमति पत्र पर क्या कर देते हैं? हस्ताक्षर कर देते हैं। और जैसे ही उन्होंने विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया, भारतीय संघ में किसका विलय हो गया? जम्मू कश्मीर का। लेकिन कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं हुई है। अब हरि सिंह से उन्होंने ये बोला था कि अभी की सिचुएशन के लिए आप इसमें साइन कर दो, लेकिन हरि सिंह को क्या पता था कि वही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पत्र अगर एक बार साइन कर दिया तो वही कर दिया, हो गए विलय। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम जम्मू कश्मीर में एक जनमत संग्रह करवाएंगे कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं। भारत को पता था कि ऐसी सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं कि उनको जनमत संग्रह कराना पड़े, और ना ही वो कभी कराएगा, क्योंकि कराएगा तो उनको पता है कि ज्यादातर वहाँ की जनसंख्या चाहती है कि वही पाकिस्तानी संघ में शामिल हो जाए। इसीलिए भारत ने उस समय के लिए इन सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया और विलय के सहमति पत्र पर उनसे हस्ताक्षर कराया है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडियन आर्मी को ऑर्डर देते हैं, आप जाओ और पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दो और बता दो उनको कि इंडियन आर्मी क्या है। भारत की इंडियन आर्मी रातों रात वहां पर निकलती है और पाकिस्तानी आर्मी से इतना धमाधम एकदम घनघोर युद्ध करती है, और पाकिस्तानी आर्मी अब तक जितना कब्जा कर चुकी थी उतना कब्जा वहां तक
जितनी वो शरण ले चुकी थी कश्मीर के अंदर, वहां तक वो उसको रोक लेती है, उसके आगे वो एक कदम आगे नहीं बढ़ाने देती। इसी बीच में युद्ध चल रहा होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अपनी कहानी लिखने चले जाते हैं। उनको लगता था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है यानी कि यूएनओ जो है वो हमारी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि कायदे से क्या हो गया है, जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया, क्योंकि राजा ने क्या कर दिया, विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है। उनको लगता था कि यूएनओ मेरे ही पक्ष में निर्णय लेगा। वो अपने इस केस को यूएनओ में लेकर जाते हैं और यूएनओ उसको क्या कर देता है, उनकी सारी चीजों को सुनता है। तो यूएनओ उस पत्र के आधार पर भी भारत में जम्मू कश्मीर के पूर्ण विलय को नहीं मानता है। वो क्या कहता है कि ये एक विवादित मुद्दा है और इस मुद्दे को इतनी आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। आप एक काम कीजिए, जितना हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया है उतना हिस्सा पाकिस्तान के पास रहने दीजिए, जितना हिस्सा आपके पास है आप उसको अपने पास रख लीजिए और लड़ाई जैसे दंगों को समाप्त कीजिए, युद्ध वगैरह को विराम दीजिए। वो ये निर्णय देते हैं। अब यहीं पर विवाद खड़ा हो गया और इसी मुद्दे को बोला गया जम्मू कश्मीर या फिर कश्मीर मुद्दा। इसको क्या बोला गया, कश्मीर मुद्दा। तो कश्मीर मुद्दे को लेकर आए दिन भी भारत के अंदर युद्ध जैसी संभावनाएं बनती रहती हैं और इतने समय से कश्मीर मुद्दे को लेकर कितनी बार भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है। अगर ये कश्मीर या तो पूरा भारत में ही आ जाता या फिर पूरा पाकिस्तान में ही चला जाता तो कश्मीर को लेकर कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में भिड़ंत नहीं होती। भिड़ंत क्या हो गई, ना तो इनका ही पूरा कब्जा इस पे हो पाया और ना ही भारतीय संघ का इस पर पूरा कब्जा हो पाया। दोनों मिलजुल कर बांट कर, इसको जिसे कहते हैं ना बंदर बांट, वो वाली हालत कर दी जम्मू कश्मीर की। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो जनसंख्या थी वो भारतीय सैनिकों को उनको कभी भी पसंद नहीं करती थी। आज के टाइम पर तो स्थिति अच्छी हो गई है, जब से बीजेपी सरकार द्वारा जो अधिनियम लाया गया है ना, वो विशेष राज्य के दर्जे को हटा दिया गया है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में कुछ चीजें अच्छी हुई है। वरना जब से जम्मू कश्मीर को जो एक राज्य का दर्जा था, और वो राज्य का ही दर्जा नहीं, एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसको, तो उसके चलते वहाँ के लोग अपने आप को भारत के संघ से ही अलग समझते थे। उनको लगता था कि भाई हम तो शुरू से ही स्वतंत्र हैं और हमारे देश के हमारे राजा ने भी हमें स्वतंत्र रहने के बारे में बताया था। तो वो अपने आप को क्या समझते थे, स्वतंत्र ही समझते थे। और भारत ने उनको कुछ चीजें ऐसी भी प्रदान कर दी थी जिससे, जैसे वो अपना स्वयं का झंडा रख सकते थे, अपनी स्वयं की संसद बना सकते थे। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने क्या कर दी थी, विशेष राज्य के दर्जे के तहत उनको दी थी। तो वो अपने आप को हमेशा विशेष ही समझते थे, तो भारत के अंदर अपने आप को वो शामिल होकर नहीं समझते थे। तो इसीलिए ये सारी लड़ाइयां भी हमको कश्मीर में इतने सारे आतंकवादी हमले वगैरह भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर का क्या हुआ था, भारतीय संघ में विलय हो गया था। अब हम बात करते हैं मणिपुर की देशी रियासत के बारे में कि मणिपुर की देशी रियासत का विलय आखिर भारतीय संघ में किस प्रकार हुआ। तो मणिपुर के अगर हम राजा के बारे में बात करें या उनके शासक के बारे में बात करें तो उनका नाम था बोधचंद्र सिंह। क्या नाम था उनका, बोधचंद्र सिंह। और भारत सरकार के जो मणिपुर के राजा थे बोधचंद्र सिंह, उनके साथ कुछ राजनीतिक संबंध तय हुए थे और जिसमें यह कहा गया था कि मणिपुर के जो आंतरिक जितने भी शासन व्यवस्था से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो मणिपुर के शासक यानी कि बोधचंद्र सिंह के नेतृत्व में रहेंगी, और बाकी के जितने भी जो चीजें होंगी जो आंतरिक रूप पे या अंतर्राष्ट्रीय रूप पर जो निर्णय लिए जाएंगे वो भारत सरकार द्वारा लिए जाएंगे। इस बात पर उन दोनों के बीच में क्या बनी थी, सहमति और स्वीकृति बनी। ठीक है, इस बात को मणिपुर के राजा ने स्वीकार भी कर लिया था। अब होता क्या है, मणिपुर की जो जनता थी वो चाहती थी कि मणिपुर को क्या कर दिया जाए, मणिपुर को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में घोषित कर दिया जाए कि मणिपुर किसी भी संघ में शामिल नहीं है, वो एक अपने आप में स्वतंत्र रियासत है, वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाएगी। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने राजा बोधचंद्र सिंह से ये मांग की कि वो मणिपुर के अंदर क्या कर दें, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करें। तो जनता के दबाव में आकर राजा क्या करते हैं, राजा बोधचंद्र सिंह मणिपुर के अंदर पहली बार चुनाव करवाते हैं। क्या करवाते हैं, चुनाव। और ये जो चुनाव होते हैं ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले भारत का वो कौन सा हिस्सा था जहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया, तो वो मणिपुर था। अब मणिपुर के अंदर ये सारी चीजें होती हैं और उसके अंदर जो जनता होती है वो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने में सफल हो जाती है। अब भारत सरकार को ये लगता था कि अगर ये सारी चीजें चलती रहीं तो क्या होगा, एक न एक दिन मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा और वो क्या बन जाएगी, स्वतंत्र रियासत के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेगी। तो मणिपुर की जो एक कांग्रेस पार्टी थी उसके संपर्क थे भारतीय कांग्रेस पार्टी से। तो भारत की कांग्रेस पार्टी ने उनको समझाया कि कैसे भी करके राजा को तुम भारतीय संघ में शामिल होने के लिए समझाओ। तो संसद के अंदर यानी कि मणिपुर के अंदर जो संसद थी वहां पर
जो जितनी भी पार्टियां थी वो भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी, जो मणिपुर की कांग्रेस पार्टी थी, वो भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजा पर दबाव डालती है, परंतु वो उस चीज में असफल होती है। एक दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल राजा बोध चंद्र सिंह से बातचीत करते हैं, उन पर भारतीय संघ में शामिल होने के लिए दबाव डालते हैं और वो उनको उनमें शामिल होने के लिए, यानी कि भारतीय संघ में शामिल होने के लिए वो उनको मना लेते हैं। तो इस तरीके से वो भले विलय के सहमति पत्र पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं और मणिपुर का क्या हो जाता है, भारतीय संघ में विलय हो जाता है। तो ये कहानी थी पूरी, ये स्टोरी थी हमारी मणिपुर की कि किस तरीके से मणिपुर का भारतीय संघ में विलय हुआ। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्व हिस्से में पड़ता है, जो उत्तर पूर्वी भारत का एक सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध राज्य है। अगर हम बात करें तो हमने 4 देशी रियासतों के बारे में यहाँ पर बात की। पहला हमने पढ़ा हैदराबाद के बारे में, फिर हमने पढ़ा जूनागढ़ के बारे में, फिर हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर की देशी रियासत के बारे में और अंत में हमने मणिपुर की बात की। तो इन 4 देशी रियासतों में विवाद था, जो भारतीय संघ में शामिल होने से ऐतराज कर रही थी। बाकी सारी जो रियासतें थी वो लगभग भारत में शामिल हो जाती हैं। कुछ ऐसी देशी रियासतें थी जो पाकिस्तानी संघ में शामिल होती हैं। तो इस तरीके से भारत क्या बनता है, एक भारत पूरा संपूर्ण राष्ट्र बनता है। ठीक है, अब भारत पूरा संपूर्ण राष्ट्र तो बन गया यहाँ पर, लेकिन अब जो देशी रियासतें थी वो भी भारत के अंदर शामिल हो गई थी। सबसे बड़ी दिक्कत अब आने वाली थी कि भारत के अंदर अब जो राज्यों का निर्माण किया जाएगा वो निर्माण किस आधार पर किया जाएगा। अभी तो जैसे तैसे तुमने भारत को इधर उधर से जोड़कर टुकड़े उकड़ों को एकदम समेट कर क्या बना दिया, एक संपूर्ण भारत बना दिया। सरदार वल्लभ भाई ने सबको यूनाइट तो कर लिया, अब सबको यूनाइट रखना ये भी तो अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो इनको किस तरीके से अब एक करके रखा जाए, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं से ये मांगे जरूर उठ रही थी कि हमें अलग ही रहना चाहिए था, या हमें अलग कर देना चाहिए था, या हमें स्वतंत्र रहना चाहिए था। तो इन सबको एक एकता के स्वरूप में पिरोना अपने आप में भी क्या थी, एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे भारत के अंदर जो राज्यों का डिवीजन किया जाएगा वो राज्यों को बांट कर दिया जाए। ठीक है, 1920 में क्या हुआ था, 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ। तो नागपुर अधिवेशन में ये तय किया गया था कि जब भी हम अपने स्वतंत्र भारत की नींव रखेंगे तो स्वतंत्र भारत के अंदर जो राज्यों का निर्माण करेंगे वो किस आधार पर करेंगे, भाषा के आधार पर करेंगे। यानी कि भारत के अंदर जब हम भारत को स्वतंत्र कर लेंगे अंग्रेजों से, तो जो राज्यों का निर्माण होगा, जो प्रांतों का निर्माण होगा, वो हम भाषा के आधार पर करेंगे। तो जैसे इलाके में जैसी भाषा बोली जाएगी वैसे इलाके में हम उसको क्या कर देंगे, नाम में समाहित कर देंगे। जैसे पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए पंजाब बना देंगे, है ना, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना देंगे। ये सारी चीजों पर क्या हुआ था, सहमति हुई थी। लेकिन भारत का 1947 में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। तो विभाजन के चलते अभी जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। तो भारत के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो प्रसिद्ध नेता थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, और भी जितने भी जो नेता थे, उनका ये मानना था कि अगर हमने अभी से भाषा के आधार पर राज्य बनाने की योजनाएं बनाई या राज्यों का निर्माण कर दिया तो हो सकता है कल को भारत का विभाजन भाषा के आधार पर हो जाए। तो क्योंकि अभी धर्म के आधार पर भारत क्या है, विभाजन की मार को झेल कर आया है। और अगर हमने भाषा के आधार पर लोगों को छूट दे दी तो वो भारत से भाषा के आधार पर अलग होने की मांग करेंगे, तो भारत कहीं दोबारा से विखंडित ना हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, अभी थोड़ा कुछ समय के लिए विराम लेना चाहिए। हमें बाद में ये सारी चीजों को करना चाहिए, जब तक जैसी चीजें चल रही हैं वैसे चलने देना चाहिए। तो भारत ने इन सारी चीजों को, जो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की नीति थी, उसको थोड़े दिनों के लिए विराम दिया। इतने में ही बवाल हो गया। अब बवाल क्या हुआ कि दक्षिण भारत में यहाँ पर एक क्षेत्र था, इस क्षेत्र को मद्रास के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, मद्रास के नाम से जानते थे। और यहाँ पर आंध्र भाषा बोलने वाले बहुत बड़े पैमाने पर लोग रहते थे। ठीक है, अब आंध्र भाषा बोलने वाले लोग अपने लिए आंध्र प्रदेश की मांग करने लगे। ठीक है, किसकी मांग करने लगे, आंध्र प्रदेश की मांग करने लगे कि भाई हमें भाषा के आधार पर क्या बनाना चाहिए, अपना एक अलग राज्य बनाना चाहिए जिसका नाम हम आंध्र प्रदेश रखेंगे। और इस काम में जो सबसे बड़ा योगदान था, वहां के एक गांधीवादी नेता थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। जो पोट्टी श्री रामुलु थे, उन्होंने एक आंदोलन का आह्वान किया कि भाई मद्रास से अलग हमको आंध्र लोगों के लिए आंध्र प्रदेश नामक हमको क्या बना के दो, तुम राज्य बना के दो। तो भारत सरकार के खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन छेड़ दिया, आंध्र प्रदेश नामक राज्य बनाने के लिए मद्रास के अंदर।
और वो क्या करते हैं व्यक्ति, जब उनकी बात को नहीं माना जाता, उनकी बात को नहीं सुना जाता है, तो पोट्टी श्री रामुलू जी क्या करते हैं, अमरणीय भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। किस पर बैठ जाते हैं, अमरणीय भूख हड़ताल पर। और वो इतने दिनों तक भूखे रह जाते हैं, यानी कि भूख हड़ताल जो होती है उनकी 56 दिनों तक चलती चली जाती है। 56 दिनों तक ये क्या कर जाते हैं, भूखे रह जाते हैं, यानी कि भूख हड़ताल पर बैठे रह जाते हैं, लेकिन सरकार का इन पर कतई ध्यान नहीं जाता। ठीक है, अगर मैं अभी की आपसे बात करूं कि अभी ऐसा वो कौन से व्यक्ति थे जो हाल फिलहाल में लद्दाख में भूख हड़ताल पर बैठे थे, अमरणीय भूख हड़ताल पर बैठे थे, किसी चीज की मांग कर रहे थे, वो आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट करके आप भी बताइएगा कि वो कौन से व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था और वो रीजन क्या था वहां पर उनका भूख हड़ताल पर बैठने का। तो हम बात कर रहे थे पोट्टी श्री रामुलू की। तो जो पोट्टू श्री रामुलू थे वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं और 56वें दिन उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है, अब आंध्र आंदोलन में शामिल सभी लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, उनकी सिट्टी बिट्टी अब एकदम, जिनको बोलते हैं ना आतामाजी सटकली, वो वाला हाल हो जाता है उनका। वहां पे सरकार से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि भाई सरकार ने हमारे जो दिग्गज नेता थे, गांधीवादी नेता, जो गांधी जी के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, आपने उनकी बात को ना मानकर क्या किया है, भारत की स्वतंत्रता का अपमान किया है। तो अब वो लोग भारत सरकार से इतना गुस्सा हो जाते हैं और आंध्र प्रदेश नाम के आंदोलन को लेकर और ज्यादा बड़े पैमाने पर इसको फैलाते हैं और 10-15 लोग और भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम भी अपनी भूख से क्या दे देंगे, भूख हड़ताल के दौरान जान दे देंगे। अब भारत सरकार जो थी उसके ऊपर सवाल खड़े होने लगे कि जवाहरलाल नेहरू के सामने सवाल खड़े हो गए कि भाई इतने गांधीवादी नेता, गांधी जी के साथ चले, स्वतंत्रता के साथ साथ में लड़ाई लड़ी और तुमने उसकी बात ना मानकर उस व्यक्ति को क्या कर दिया, तुमने एक तरह से मौत के घाट उतरवा दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भी अब अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब एक रणनीति बनाई और उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश गए। आंध्र प्रदेश में जाकर उन्होंने ऐलान किया कि हम मद्रास से काटकर आंध्र भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बनाएंगे। तो 1953 में कब बनाया गया, 1953 में आंध्र प्रदेश में जो आंध्र नामक आंदोलन चल रहा था वो सफल हो जाता है और 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का निर्माण किस आधार पर हुआ था, भाषा के आधार पर हुआ था। किस आधार पर हुआ, भाषा के आधार पर। तो भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए आंध्र नामक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, पोट्टी श्री रामुलू द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। पोट्टी श्री रामुलू जो थे वो गांधीवादी नेता थे, समाजवादी नेता थे, उदारवादी नेता थे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, तो आप याद रखिएगा गांधीवादी नेता थे। पोट्टी श्री रामुलू जी जो थे वो कितने दिनों तक भूख हड़ताल पर या भूख हड़ताल के अनशन पर बैठे रहे, तो आपको याद रखना है 56 दिनों तक वो बैठे रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया था भाषा के आधार पर। ठीक है, राज्य बनने वाला भारत के अंदर। ठीक है, अब ऐसे और भी इलाके थे जहाँ के लोग चाहते थे कि उनके लिए जो राज्य का गठन हो वो भी भाषा के आधार पर हो, क्योंकि वहां पर भाषा बोलने वाले लोग, एक भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो गुजरात जो पहले यहाँ का ये वाला जो क्षेत्र था इसको बम्बई के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, बम्बई प्रांत के नाम से जाना जाता था। अब बम्बई प्रांत में दो भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। एक भाषा बोलने वाले लोग रहते थे गुजरात, यानी कि गुजराती बोलने वाले लोग रहते थे, और दूसरे लोग थे यहाँ पर मराठी, यानी कि ये लोग मराठी भाषा का प्रयोग करते थे। अब इन लोगों की मांग थी कि भाई हम गुजरातियों के लिए गुजरात बनाओ, मराठियों की मांग थी कि भाई हम मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र बनाओ। पंजाब में भी ऐसी चीजें शुरू हो गई। पंजाब वाले बोलने लगे कि भाई हमें भी अलग करके क्या बनाओ, पंजाबी, हम पंजाबी बोलने वाले, तो पंजाब राज्य का निर्माण करो। ठीक है, अब भारत के सामने भाई बड़ी दिक्कत, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़ा दिमाग खराब, यार क्या करूं, अभी एक से निपट रहा था, अब हर जगह ये सारी चीजें हो गई। उन्होंने क्या किया, अब फजल अली नाम के व्यक्ति को बुलाया और फजल अली की अध्यक्षता में उन्होंने एक आयोग का गठन किया। किसका गठन किया, एक आयोग का गठन किया। ठीक है, और उस आयोग का नाम रखा भाई राज्य पुनर्गठन आयोग। तुम्हें क्या करना है, भारत में अभी जितने राज्य हैं इन सभी राज्यों का दोबारा से क्या करना है, पुनर्गठन करना है, और याद रहे इनका पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो ये तय किया गया कि भाई राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, फजल अली को बनाया जाएगा, और फजल अली को ये काम सौंपा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग
जो है वो भाषा के आधार पर क्या बनाएगा, भारत के अंदर राज्यों का निर्माण करेगा। ठीक है, और जब ये सारी चीजें बताई गई तो 1953 में ही क्या बना दिया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसको तुरंत ही काम सौंप दिया कि भाई तुम जल्दी जाओ और ये सारे कामों को क्या करो, जल्दी से इम्प्लीमेंट करवाओ। अब राज्य पुनर्गठन आयोग का काम था कि भारत के अंदर भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जो सरकार ने उसको ये दायित्व सौंपा है, क्या वास्तव में ये चीज हो सकती है, इस चीज का पता लगाना और इन सारी चीजों के बारे में काम करना। अब राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया और उसने अपनी कुछ सिफारिशें रखी। इन सारी चीजों का जब उसने पता लगाया तो उसने अपनी कुछ सिफारिशें पेश की सरकार के सामने। तो उसने क्या कहा कि राज्यों का जो निर्माण होगा वहां पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होगा। पहली सिफारिश जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने सरकार के सामने पेश की वो ये थी। दूसरे में उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती आ रही है उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और अंत में उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश में 3 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसने कहा कि भारत के अंदर हमारी रिपोर्ट के अनुसार 14 राज्यों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाएगा और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर इन फ्यूचर हमें भारत के अंदर और राज्यों को बनाने की जरूरत पड़ी तो हम बना सकते हैं और उसका आधार भाषा के अलावा हम भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत की। ठीक है, तो हमने इसके अंदर 3 चीजों को पढ़ा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें और राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख शर्तें क्या थी। अब यहाँ पर हम कुछ और राज्यों के बारे में पता कर लेते हैं जिनका निर्माण आने वाले समय में आवश्यकताओं के अनुसार किया गया। अगर हम बम्बई प्रांत की बात करें, जिसे पहले बम्बई प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो 1960 में बम्बई प्रांत को अलग कर 2 राज्यों का निर्माण किया गया। एक का नाम था गुजरात और एक का नाम महाराष्ट्र। ये दोनों भाषा के आधार पर अलग किए गए। पंजाब प्रांत की बात करें तो पंजाब प्रांत को भी विभाजित कर 1966 और 1970 में 3 भागों में डिवाइड किया गया। 1966 की बात करें तो पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया और भौगोलिक आधार पर हिमाचल प्रदेश को 1970 में पंजाब प्रांत से अलग कर एक नए राज्य का, यानी कि नए राज्य का क्या किया गया, निर्माण किया गया। असम की बात करें, इस राज्य को 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो असम से आने वाले समय में जिस तरीके से आवश्यकताएं पड़ी, असम से अलग अलग राज्यों का सांस्कृतिक आधार पर क्या किया गया, निर्माण किया गया। सबसे पहले असम से अलग होने वाला जो राज्य था उसका नाम था नागालैंड। 1963 यानी कि 1963 में नागालैंड को अलग किया गया। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर 1972 में क्या बने, असम से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बने। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में राजीव गांधी की सरकार में इनको एक अलग राज्य का क्या मिला, दर्जा प्राप्त हुआ। 2000 में भारत सरकार द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया कि 2000 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इन तीनों राज्यों से एक नए राज्य का क्या किया गया, निर्माण किया गया। क्योंकि ये तीनों राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़े राज्य थे, इनको क्षेत्रफल को सीमित करने के लिए और शासन व्यवस्था को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक अलग अलग राज्य का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया और बिहार से झारखंड अलग हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से समय समय के अनुसार भारत में कई राज्यों से राज्य क्या किए गए, निर्मित किए गए। अगर इन फ्यूचर भविष्य में भी अगर कोई जरूरत पड़े तो भारत क्या कर सकता है, किसी भी राज्य को, उस राज्य को विभाजित करके नए राज्यों का निर्माण कर सकता है और कई राज्यों को जोड़कर एक इकट्ठा राज्य भी बना सकता है। 2014 में ऐसे ही आंध्र प्रदेश को अलग कर एक नया राज्य बनाया गया, तेलंगाना। ये भी भाषा के आधार पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों का क्या था, बहुलता थी, तो उन्होंने अपने लिए अपनी भाषा के आधार पर क्या किया, तेलंगाना नाम का एक राज्य बनाने का सरकार से आग्रह किया और 2014 में उनकी इन बात को स्वीकार किया गया और 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बना, तेलंगाना का निर्माण हुआ। ठीक है, ये हमारा चैप्टर लगभग अब कंप्लीट हो चुका है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे वो
कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।